हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 सितंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन के साथ। सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती हैं किताबों के साथ। जी हाँ दोस्तों, सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता है, हर चीज हासिल करनी पड़ती है। तो अगर आप हर चीज हासिल करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आपको रातें जो है वो किताबों के साथ बितानी पड़ेगी, इससे आपको सफलता मिलेगी। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यूनाइटेड किंगडम की 56वीं प्रधानमंत्री कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आंसर है इसका लिज ट्रस। तो दोस्तों, क्या यूनाइटेड किंगडम में अभी चुनाव हुए हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। यूनाइटेड किंगडम में अभी चुनाव नहीं हुए हैं, फिर ये प्रधानमंत्री कैसे बनी है? तो हुआ क्या है कि जो वहां के प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने इस्तीफा दिया है अपने पद से, और लिज ट्रस जो है वो अब बोरिस जॉनसन की जगह प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, बोरिस जॉनसन को कई आरोप लगे, जिसके बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, और उन्हीं की पार्टी के जो मेंबर हैं उन्हीं ने लिज ट्रस को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना है, और लिज ट्रस जो है वो अब प्रधानमंत्री बन गई हैं। देखिए, एक और इंटरेस्टिंग बात हुई थी कि जिस पार्टी से लिज ट्रस आती हैं उसी पार्टी से भारत के ऋषि सुनक आते हैं। ठीक है, तो ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच मुकाबला चल रहा था, यानी कि एक ही पार्टी के दोनों नेता हैं, दोनों नेता प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। तो जो उनकी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, उनके मेंबर ने लिज ट्रस पर विश्वास जताया, और जो लिज ट्रस हैं अब वो यूनाइटेड किंगडम की प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो लिज ट्रस यूनाइटेड किंगडम की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। इससे पहले कौन कौन प्रधानमंत्री बनी है यूनाइटेड किंगडम की? तो दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिनका नाम था मार्गरेट थैचर, और फिर दूसरी महिला प्रधानमंत्री थी थेरेसा मे, और तीसरी महिला प्रधानमंत्री थी लिज ट्रस। तो अब ये लिज ट्रस जो है वो तीसरी महिला प्रधानमंत्री होगी। यूनाइटेड किंगडम की बात आई है तो दोस्तों, यह इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और जो नॉर्थ आयरलैंड है, इन देशों को अगर हम मिला दें तो इसको सम्मिलित रूप से हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। यूरोप महाद्वीप में आता है ये। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। अब देखिए, लिज ट्रस जो है इनको शपथ कौन दिलाएगा? तो वहां की जो महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय, वो इनको शपथ दिलाएंगी। ठीक है, अब ये पूरी प्रोसेस हो चुकी है। अब जो है यूनाइटेड किंगडम की नई प्रधानमंत्री बनी है लिज ट्रस। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली में स्थित राजपथ का नया नाम क्या हो गया है? तो दोस्तों, दिल्ली में जो राजपथ है, जहां पर आप 26 जनवरी की परेड देखते हैं, गणतंत्र दिवस की परेड देखते हैं, और स्वतंत्रता दिवस की परेड देखते हैं, गणतंत्र दिवस की परेड में आप झांकियां देखते हैं, तो वही जो पथ होता है उसे हम राजपथ बोलते हैं। तो अब उसका नाम क्या हो गया? कर्तव्य पथ हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है? कर्तव्य पथ। ये आपको याद रखना होगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि ये कहां पर है, ये कर्तव्य पथ, और ये राजपथ कहां पर है। देखिए, हमारा जो राष्ट्रपति भवन है और इसके बाद इंडिया गेट है दिल्ली में। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट तक का जो रास्ता है इसको हम क्या बोलते थे? राजपथ। अब क्या बोलेंगे? कर्तव्य पथ बोलेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति भवन से जो इंडिया गेट तक का जो रास्ता होता है उसे राजपथ बोला जाता था। अब क्या बोला जाएगा? कर्तव्य पथ बोला जाएगा। आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के प्रतिष्ठित राजपथ का नाम बदल करके अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। पहले इसे राजपथ कहने के पहले दोस्तों, जब अंग्रेजों का शासन था तो इसे किंग्स बे के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? किंग्स बे के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो अब इसको स्वतंत्रता के बाद उसे राजपथ किया गया, और अब इसे कर्तव्य पथ किया जा रहा है। दोस्तों, आपने प्रधानमंत्री का 15 अगस्त का भाषण सुना होगा। उन्होंने जो गुलामी के जितने भी प्रतीक हैं उनको हटाने की बात कही है, तो उसमें से एक हिस्सा ये भी है। तो अब जो राजपथ होगा वो कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। देखिए, 2022 में बदले गए नाम डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से नाम बदले गए हैं, तो कुछ मुख्य नाम हम डिस्कस कर लेते हैं।
जैसे हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश में है, तो इसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। मिड डे मील योजना का पीएम पोषण योजना। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। फैजाबाद स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, इसको अयोध्या कैंट स्टेशन किया गया। पाताल पानी स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश में है, इसको टांट्या भील स्टेशन किया गया। फेसबुक कंपनी का नया नाम मेटा है। मोटेरा स्टेडियम जो कि अहमदाबाद गुजरात में है, तो इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया। इकाना स्टेडियम ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, तो इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम किया गया। हुबली स्टेशन, इसका नाम क्या किया गया है? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी स्टेशन। हिसार हवाई अड्डा, इसको महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा किया गया है। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन जो कि राजस्थान में है, इसका नाम महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। ड्रैगन फ्रूट जो कि गुजरात में पाया जाता है, तो गुजरात सरकार के द्वारा इसे कमलम नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये 2022 में कुछ प्रमुख नाम बदले गए हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जेल के खाने को 5 स्टार रेटिंग दी गई है? देखिए दोस्तों, जेल का खाना और 5 स्टार रेटिंग, तो फतेहगढ़ का जो जेल है उसका जो खाना कैदियों को दिया जाता है उसको 5 स्टार रेटिंग दी गई। किसके द्वारा? भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, जिसे हम शॉर्ट में FSSAI बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसके द्वारा जो फारुखाबाद जिला है उसका जो फतेहगढ़ सेंट्रल जेल है, उसके कैदियों को जो परोसा जा रहा है भोजन, उसकी जो गुणवत्ता है वो 5 स्टार सर्टिफिकेट के बराबर है, तो उसको ये सर्टिफिकेट दिया गया है। ठीक है, और इस सर्टिफिकेट को नाम क्या दिया जाता है? ईट राइट सर्टिफिकेट। तो ईट राइट सर्टिफिकेट पाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जो जेल है वो बना है फतेहगढ़ का सेंट्रल जेल। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। देखिए उत्तर प्रदेश की बात आई है, तो उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश रक्षा और एरोस्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी को पता है योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। अगला प्रश्न है, लेह साइकिलिंग विश्व कप में पुरुष और महिला वर्ग में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों, लेह साइकिलिंग विश्व कप में पुरुष और महिला वर्ग में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? जापान। तो जापान पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, तो लेह में पहली बार MTB एलिमिनेटर विश्व कप का आयोजन लद्दाख पुलिस द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन और साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया। साइकिलिंग की बात आई है तो दोस्तों एक पॉइंट आपने नोट कर लीजिएगा कि जो साइकिलिंग है उसे 1896 में ओलंपिक गेम्स का हिस्सा बनाया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करिएगा। देखिए एक्स्ट्रा नॉलेज में कल हमने मुख्यमंत्रियों का पार्ट 1 डिस्कस किया था, आज हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आने वाले समय में पार्ट 3 भी डिस्कस करेंगे। तो एक्स्ट्रा नॉलेज में राज्यों के मुख्यमंत्री डिस्कस कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। महाराष्ट्र के कौन है? एकनाथ शिंदे हैं, ये न्यू चीफ मिनिस्टर बने हैं अभी महाराष्ट्र के। मणिपुर की बात आई है तो एन बीरेन सिंह है। मेघालय कॉनरॉड संगमा है। मिजोरम जोरमथंगा। नागालैंड नेफ्यूरियो। उड़ीसा के कौन है? नवीन पटनायक हैं। पंजाब के कौन है? भगवंत मान है। राजस्थान के अशोक गहलोत। सिक्किम के प्रेम सिंह गोले या प्रेम सिंह तमांग भी बोला जाता है इन्हें। तमिलनाडु के कौन है? MK स्टालिन है। और तेलंगाना के कौन है? के चंद्रशेखर राव। तो दोस्तों इनको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। SBI रिसर्च रिपोर्ट की मौजूदा विकास दर के अनुसार भारत किस वर्ष तक जर्मनी को पीछे छोड़ देगा? तो दोस्तों आंसर होगा इसका 2027 तक। यानी जिस प्रकार से आज भारत की विकास दर है, अगर इसी प्रकार से रही तो वो 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देगा अर्थव्यवस्था के मामले में। ठीक है, तो SBI की रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा विकास दर के अनुसार भारत 2027 तक जर्मनी और 2029 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी कौन से नंबर की है दोस्तों? 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का जो पहली तिमाही है उसमें भारत की जो विकास दर है वो है 13.5%। ठीक है, तो GDP वृद्धि जो दर्ज की गई है वो 13.5% दर्ज की गई है। अगर इसी के आधार पर भारत की जो विकास दर है वो रही तो भारत जो है 2029 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इससे पहले दोस्तों एक बात और डिस्कस कर लेते हैं। एसबीआई की बात आई है तो एसबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1955 को। कब की गई थी? 1 जुलाई 1955 को की गई थी। और इसके चेयरमैन कौन है? याद रखिएगा, दिनेश कुमार खारा है। कौन है दोस्तों? दिनेश कुमार खारा जो है वो एसबीआई के चेयरमैन हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस दिन को अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है और 5 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों 1 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग जिसे आप आईपीएल के नाम से जानते हैं से हाल ही में किस क्रिकेटर ने संन्यास ले लिया है? तो उस क्रिकेटर का नाम है सुरेश रैना। सुरेश रैना ने ये कहा है कि अब वो घरेलू क्रिकेट और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तो वो पहले संन्यास ले चुके थे, लेकिन अब उन्होंने घरेलू क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया है। उन्होंने ये कहा है कि अब वो थोड़ा सा विदेशी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, विदेश में क्रिकेट खेलना चाहते हैं और अभी उनको जो क्रिकेट है वो 2-3 साल बची हुई है तो वो अभी क्रिकेट खेलना चाहते हैं। देखिए, उन्होंने पिछले वर्ष 15 अगस्त 2020 को महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने की घोषणा करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। किसने दोस्तों? सुरेश रैना ने। भारत की तरफ से रैना ने 18 टेस्ट, 226 ओडीआई मैच खेले हैं और 78 टी20 मैच खेले हैं। 2011 विश्व कप में जीतने वाली जो टीम थी विश्व कप जीतने वाली, उसका वो पार्ट थे। अगला प्रश्न है, समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल जो है वो उत्तराखंड की सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, उत्तराखंड की उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल का शुभारंभ हो गया है। यानी उत्तराखंड में जो उच्च शिक्षा है उसमें व्यापक सुधार के लिए इस ई गवर्नेंस पोर्टल को शुरू किया गया है। देखिए, हाल ही में कुछ पोर्टल ऐप चर्चा में रहे हैं, चलिए उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जेके इकॉप मोबाइल ऐप, इसको किसने लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने लॉन्च किया है। जन निगरानी ऐप, इसको किसने लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है, यानी जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उसने लॉन्च किया है। काबली उत्पी ऐप किसने? तमिलनाडु की सरकार ने। उत्सव पोर्टल किसने? पर्यटन मंत्रालय ने। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। आपको याद रखना है, ई गवर्नेंस पोर्टल किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड की सरकार ने। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। अगला प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? केरल में किया गया है। कहाँ किया गया है? केरल में। तो केरल का जो अल्लापझोवा जिला है उसका जो पुण्यमदा झील है वहां पर इस नौका दौड़ को आयोजित किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो नेहरू ट्रॉफी है ये नौका दौड़ से संबंधित है और केरल की जो नौका दौड़ है बहुत ही फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है। ठीक है, तो नेहरू ट्रॉफी का 68वां संस्करण जो है वो वहां पर किया गया है। और इसको किसने जीता है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, तो इसको पल्लथुरुथी बोट क्लब ने जीता है और इस ट्रॉफी का नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है, क्योंकि दोस्तों 1951-52 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो इस ट्रॉफी के मुख्य अतिथि थे। तो उन्होंने इस ट्रॉफी पर अपने सिग्नेचर वगैरह किए थे, तो इसको याद करने के लिए ही तभी से इस ट्रॉफी का नाम नेहरू ट्रॉफी रख दिया गया है। ठीक है, तो नौका दौड़ कहाँ की फेमस है? केरल की फेमस है। अगला प्रश्न है, सेना अध्यक्ष मनोज पांडे को किस देश के द्वारा जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है? तो नेपाल के द्वारा जो हमारे देश के सेना अध्यक्ष जिनका नाम है मनोज पांडे, तो उनको जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है। देखिए दोस्तों, जो मनोज पांडे हैं ये 29वें सेना अध्यक्ष हैं, ठीक है, भारत के। तो नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, उनके द्वारा भारतीय थल सेना के जो प्रमुख हैं मनोज पांडे, उन्हें नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। देखिए, नेपाल और भारत के बीच ये प्रथा है, जब भी नेपाल के सेना अध्यक्ष भारत आते हैं तो उन्हें भारत के जनरल के पद की उपाधि दी जाती है, और जब भारत के जो सेना अध्यक्ष हैं वो नेपाल जाते हैं तो उन्हें जनरल के का पद दिया जाता है, मानद पद दिया जाता है। तो ये प्रथा है भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेपाल की राष्ट्रपति कौन है? ठीक है,
तो नेपाल की राष्ट्रपति बताना है आपको कि कौन है। और दूसरा क्वेश्चन है जो नेहरू ट्रॉफी है ये किससे रिलेटेड है, तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी आप जरूर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको, हमारे ऐप पर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से उसे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, फ्री टेस्ट पर जाएंगे तो आपको टेस्ट मिल जाएगा। तो आप दोनों चीज के लिए एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। दोस्तों कुछ एप्लीकेशन पर पीडीएफ है तो उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स और जो वर्तमान में कौन क्या है यानी हाल ही में हुई नियुक्तियों का पीडीएफ, इसके अलावा साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों का पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।